हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और वो 6th सेमेस्टर के हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट है उनकी जो बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं वैश्वीकरण की समझ। तो आज की इस नई वीडियो में हम आप सभी के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक डिस्कस करेंगे, जो कि एसओएल एनसीवैब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में आप बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आज के लिए वीडियो आप सभी के लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। वैसे मैं आप सभी के सामने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर और भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक और क्वेश्चन पेपर है और मैं आप सभी को अभी इस बात की आश्वासन और गारंटी देना चाहता हूं कि आपका 80% जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिहाफ बनाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो अलग से आप सभी के लिए वीडियो आएगी कि आप उन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करें अपने एग्जाम्स के लिए। और नाउ यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो प्रीवियस ईयर या 10 ईयर कुछ भी अगर मार्केट से आप परचेज कर रहे हो, किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, किसी ग्रुप से आप सभी को मिला है, तो ऊपर सबसे पहले चीज़ आपको क्या देखनी है, ऊपर क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर लिखा होता है कि कितने पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ 4 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये 4 पेजेस का ही आपके एग्जाम में भी आएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों के पास में अगर 2 पेजेस का आता है और यहाँ पर 4 पेजेस लिखे हुए हैं तो आपके पास में ध्यान रखना है पूरा पेपर नहीं आया है, आपको दूसरा पेपर की डिमांड करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को अपना एसओएल रोल नंबर फिल कर, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को आपके एडमिट कार्ड पे जैसे एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन है वैसे ही आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। ये सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ये आपको अपने आंसर शीट पे फिल करना होगा। इसके बाद में ये आपका यूनिक पेपर कोड है, इट मे बी चेंज। आपके जो एसओएल के स्टूडेंट है या जो एनसीवैब के उसका चेंज हो सकता है क्योंकि रेगुलर कॉलेज के ये पेपर है और ये सब्जेक्ट भी सिमिलरली, ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए अलग पेपर बनेगा, उनके लिए सेम ही आता है। बट यहाँ पर आप समझ सकेंगे कि ये हो सकता है कि आपका जो यूनिक पेपर कोड है वो उससे अलग हो। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट है, ये आपका कोर्स है, कौन से सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा ड्यूरेशन टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। ये जो 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ये पूरा आपका 100 मार्क्स का होगा एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए और एनसीवैब के लिए भी। ये रेगुलर वालों के लिए 75 नंबर का आता है और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 उनको करने होते हैं। एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से इनको 5 करने होते हैं। बाकी यहाँ पर जनरली इंस्ट्रक्शंस आप सभी के क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पर मेंशन आएगा। एसओएल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जैसे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक ही भाषा में आप सभी को क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। अगर आपने हिंदी में लिया है तो भी आप इंग्लिश में अटेंड कर सकते हो, अगर आपने इंग्लिश में लिया है तो भी आप हिंदी में पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ मेंशन होगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। एसओएल वाले बच्चे इस बात का ध्यान दें विशेष रूप से, रेगुलर वाले इस चीज़ को इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एसओएल वाले आपको जो 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आप यही सारी चीज़ क्लियरफुल अच्छी तरीके से क्लियरली आप इस चीज़ को पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहली बात तो आपकी जो बुक है, बुक का नाम ही आपका अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो भाई आप सभी के इसी पे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। वैश्वीकरण क्या है इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है कि वैश्वीकरण क्या है क्या नहीं। इसके बाद में सेकंड चीज़ आप कुछ चीज़ प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। दूसरी चीज़, लास्ट जो मैंने पेपर आप सबसे डिस्कस किया था उसके अंदर आपसे ये पूछा गया था कि वैश्वीकरण के आयाम बताइए। तो आयाम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इस आयाम के अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं सारे के सारे, अगर आपको आयाम सारे क्लियर हैं तो आप जितने भी वैश्वीकरण से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनेंगे आप सारे क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है, समकालीन समय में यानी कंटेम्प्रेरी जो टाइम है उस टाइम पे इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वैश्वीकरण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये आपको बताना है। तो भाई वैश्वीकरण के सामने इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के जो नकारात्मक, कौन से नकारात्मक
प्रभाव जो इसके देश दुनिया पे पड़ रहे हैं, ये इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर एक देश में वैश्वीकरण का आज प्रतिरोध हो रहा है, वैश्वीकरण का अपोज हो रहा है, वैश्वीकरण का क्रिटिसाइज हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण के नकारात्मक आयाम, और इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे को तो नहीं लगता आपके एग्जाम में बन सकता है। मैं भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स डाल सकते हो। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे, जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके अंदर आपको यही समझना है अच्छे तरीके से कि मेरे को किस आंसर को कैसे लिखना है, और पूरी तरीके से आप लोग क्या करें, उस समय अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या लिखना है। इसके अलावा अगर आप लोग इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हो तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप अलग अलग है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जिस भी तरीके से हमसे कनेक्ट होना चाहें आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो नाउ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका प्रतिरोध क्यों रहा है, इसके सामने वैश्वीकरण के सामने चुनौती क्या क्या है। तो वैश्वीकरण के सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं, एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पर हम स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले राजनीतिक की बारे में बात करें, हम राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण के सामने कई सारी चुनौती है। सबसे पहली चुनौती है कि आज वैश्वीकरण के आने से जो राज्य का दायरा है, राज्य का जो दायरा है ये कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। पहले राज्य ही था जो हर किसी के क्या करता था, रोज़गार के लिए, आपको मैं स्टार बना रहा हूँ जितनी चीज़ आपको याद रखना है, राज्य ही क्या करते थे पहले, रोज़गार के लिए लोगों के लिए साधन जुटाते थे। राज्य के अंडर में यानी स्टेट के गवर्नमेंट सारी की सारी चीज़ें होती थी। आज वैश्वीकरण के आने की वजह से क्या होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन, क्या हो रहा है, प्राइवेट होता जा रहा है। और प्राइवेट होने की वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ें या जो आपको जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी वो प्राइवेट में जब तक आप जॉब पे हो तब तक ही मिलती है, या आपसे काम भी एक हद तक बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। तो अगर हम देखें राज्य का दायरा कमज़ोर होता जा रहा है, रोज़गार के क्षेत्रों में राज्य आज कमज़ोर होता जा रहा है। नागरिकता के क्षेत्र में बात करते हैं हम, नागरिकता के क्षेत्र में देखो हमने डीप से वीडियोस बना रखी है हर एक टॉपिक्स की। वैश्वीकरण की भी मैं बता दूं आप लोगों को 10 से अधिक वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड है ऑलरेडी। आप सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई है। नागरिकता के कॉन्सेप्ट में बोले तो ये भी राज्य कमज़ोर हो गया है। पहले किसी भी देश के व्यक्ति को अगर आपके देश की नागरिकता लेनी है तो उसे पहले अप्लाई करना पड़ता था, परंतु आज वर्तमान समय में अगर वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो हमारी सरकार उसे नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे सऊदी अरेबिया भी देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी देता है, अमेरिका भी देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों ने अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त कर ली टेक्निकली, या फिर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अच्छा आपको पढ़ाना आता है, तो आपको विदेशी कंपनियां ऑफर करती है अपने देश में काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ईजिली नागरिकता मिल जाती है। तो वैश्वीकरण के आने से हमने देखा राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में दायरा सरकार का कमज़ोर होता जा रहा है। सरकार आज हम देख रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो लोगों को हायर करती है जॉब पे। बीपीओ का एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था, उस वीडियो को भी देखना, वो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप सभी के लिए एग्जांपल्स दिए थे, कुछ आप सभी के सामने एग्जांपल क्रिएट करे थे। उन एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि जैसे विदेशी कंपनी कोई आती है आपके देश के अंदर, तो बीपीओ जैसे मान के चलो कॉल सेंटर है, अगर वो अपने किसी एम्प्लॉयर्स को काम करवाती है तो वो उसको $300 कम से कम पे करेगी। लेकिन हमारे देश में कॉल सेंटर में जो जॉब होती है $1 जो है, आप यहाँ देखिए $75 का है, अगर $300 देती है तो वहाँ पर लगभग, अगर मैं इसकी इंटू करूँ तो लगभग 21,000 रुपये उसे पे करना पड़ता अपने एक एम्प्लॉयर्स को एक काम करवाने के लिए, कॉलिंग का काम करवाने के लिए। लेकिन आज हमारे देश में 10,000 रुपये में हज़ारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और उनको सिर्फ 10,000 रुपये पेमेंट की जाती है। तो सोचो कितना ज़्यादा सस्ता काम हो जाता है। तो राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में हमारा शोषण हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें वैश्वीकरण के कारण आज जो है साइबर अटैक होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे, आप आम लोगों के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी सरकार या कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वैश्वीकरण का इसलिए भी प्रतिरोध हो रहा है, ये भी कारण है। इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो हमारे देश का, तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही है, जैसे मॉल्स आ रहे हैं, है ना, या फिर दूसरी कंपनियां आ रही है। आज आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको सस्ता मिलता है, वही सामान खरीदने आप अगर मॉल में जाते हो या फिर दूसरी जगहों पर जाते हो तो वो सामान थोड़ा सा आपको कॉस्टली दिखता है, थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको थोड़ी डिफरेंट दिखे, पर बात जगह प्रोडक्ट की हो रही है। उसी चीज़ को ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको और महंगा मिलेगा। तो वही चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो वैश्वीकरण के कारण अगर हम देखें तो विदेशी कंपनी हमारे देश में ट्रेड करती है, व्यापार करती है, और जो भी उसको बेनिफिट उससे मिलता है वो सारा का सारा बेनिफिट चुराकर यानी कमाकर अपने देश लेकर चली जाती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो दूसरे देश की जो कंपनियां आ रही है, हमारे देश के जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, हमारे देश का जो कच्चा माल है, इस कच्चे माल को क्या कर रही है, वो यूज़ कर रही है, इसको बना रही है, दूसरे देशों में बेच रही है, और हमारे देश के संसाधन तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं।
तो ये भी हमें अगर हम देखें तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन समझाना था, तो मैंने देखो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि क्या इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, और अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर इसका प्रोवाइड हो जाएगा, उसके लिए वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन समझना था तो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है समझ आ गया आप लोगों को। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। संरचना मतलब इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी संरचना में क्या क्या है, जैसे इसके अंदर इसकी संरचना में हम बात करें तो कई सारी चीज़ है। आम सभा है, आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी मुझे ऐसा लगता है, नहीं भी पढ़ी होगी तो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की बात करें तो सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। इसके बाद में है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद में है सचिवालय, सचिवालय। सचिवालय के बाद में है आप सभी के लिए न्यायसीता परिषद, न्यायसीता जिसे ट्रस्टीशिप विद काउंसिल बोलते हैं, न्यायसीता परिषद, न्यास परिषद भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखना है आपको, न्यास परिषद। ठीक है, ये 6 आपके क्या है अभिकरण है, या फिर हम कह सकते हैं ये 6, इन 6 चीज़ों से मिलकर आम सभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप विद काउंसिल, इसके बनने से संरचना बनती है। कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका है, इनकी क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इनकी भूमिका बतानी है। आज आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी दो देशों के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं तो वो जरूर यूएनओ में जाता है और उनके बीच में सलाह मशवरा या जो भी विवाद है उसको बातचीत से सुलझाने का सबसे पहला कार्य ये करता है। तो आज इसकी भूमिका इस मामले में हमें दिखती है। दूसरी बात करें तो जो आप ये देख रहे हो सामाजिक आर्थिक परिषद, इस सामाजिक आर्थिक परिषद में बहुत सारे अभिकरण आते हैं, जैसे यूनिसेफ आता है, WTO आता है, WHO आता है, ये सब यूएनओ के अभिकरण है जो यूएनओ के अंदर रह के ही काम करते हैं। अगर आज देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत सारी ऐसी संस्थाएं WHO विश्व भर में जो है स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अगर WTO की बात करें तो विश्व स्तर पर देशों का व्यापार बढ़ाने की बात कर रही है। अगर हम IMF-WB की बात करें तो विश्व स्तर पर वो क्या कर रही है, देशों को ऋण देने का काम कर रही है ताकि वो क्या करे, देशों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो ये आज इसकी क्या भूमिका है ये आपको इन पॉइंट से ही पता चल गई। वैसे मैं और भी पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन समझाया जा रहा है और एक ही वीडियो में आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराना। अब आप सोच के सकते हो अगर पेपर में ही आप लिखते हो तो 3 घंटे का टाइम मिला है तो एक वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। मैं सेपरेट टाइप वाइज वीडियो लाऊंगा, ऐसा नहीं है अगर मैं 3 घंटे की वीडियो बना दूं, चाहिए आपको एक ही टॉपिक तो 3 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे आप। आपको जो पढ़ना है आप सिर्फ वही टॉपिक सीधा देखोगे। लेकिन क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जितनी भी बड़ी वीडियो बने, ये क्वेश्चन समझने के लिए तो आप लोगों को करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आप फिर दूसरी बुक्स का, दूसरे टीचर्स का भी यूज़ कर सकते हो सकता है आपको वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता हो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन शॉर्ट में आपसे विश्व व्यापार संगठन पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार जो संगठन है, ये विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था को समान अवसर दे रहा है। समान अवसर का मतलब है कि जैसे कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया WTO ये क्या करता है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। समान अवसर कैसे देता है, हर एक देश को आज अपनी बात रहने का मौका मिल रहा है। आपने पता होगा आपको ट्रिप्स के बारे में, TRIPS, ट्रिप्स के तहत, ट्रिप्स एक संधि है जो कि WTO के थ्रू अमेरिका या जो विकसित देशों ने करवा रखी है। इस ट्रिप्स का फायदा क्या है, इसको पहले बोलते क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ और इस पॉइंट को समझते आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो राइट्स है ये RS है, ध्यान रखना है, इसे हम ट्रिप्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये S का मतलब राइट्स हैगा। तो ये जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब वो चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत, अपनी कार्यकुशलता या अपने किसी भी श्रम को खर्च करके अगर आपने वो प्रोड्यूस किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड का टाइम था तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हज़ारों पैसे, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके देशों ने वैक्सीन बनाई और उसको दूसरी दुनिया के लोगों को बेच रहे हैं। तो वो इमरजेंसी यूज़ के लिए अगर कहाँ पर बढ़ जाता है तो वो तो बनाने का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को कोई अब दूसरा कोई चाहे कि इसको मैं डाउनलोड करके चोरी करके मैं दोबारा से मैं भी यूट्यूब पे डाल दूँ तो इसमें मेरी मेहनत लगी है, उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने में, इस चीज़ को बनाने में जो मेरा महत्वपूर्ण योगदान है, मेरी क्षमता लगी है, मेरी मजदूरी लगी है, मेरा बौद्धिक
विचार लगाए, तो इस विचार को सुरक्षित करने में ही ये समान अवसर प्रदान करता है हर एक देश के लिए, कि कैसे आज ना केवल विकसित देश ही अपनी तकनीकों को पूरी दुनिया पर बेच सकते हैं, बल्कि विकासशील भी देश मार्केट में अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि क्या अच्छा फिर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। एक होता है डिक्लेरेशन, मैं आपको डिक्लेयर करके दूंगा कि आप मेरी ट्रेडमार्क का, आप मेरे लोगों का, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, तो उससे आप लोगों के ऊपर जो है कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो आप लोगों के विश्व व्यापार संगठन जो है वो क्या करता है, समान अवसर प्रदान करता है। समान अवसर कैसे प्रदान करता है कि एक तो अपनी तकनीकें जो भी हमने विकसित करी उसको दूसरे देशों को बेच सकते हैं। हमारे जो आपसी विवाद हैं उन सब विवादों को क्या करता है, WTO विश्व व्यापार संगठन सुलझा देता है। इसके अलावा दो देशों के बीच में विवाद अगर नहीं है तो किन कारणों की वजह से नहीं है, उन कारणों को दूर करके उनके बीच में व्यापार बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना था। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपसे पूछा गया है भूमंडलीय तापन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन भी कहते हैं। एक तो आपको इसको परिभाषित करना है। दूसरी बात आपसे ये पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सक्षम या पर्यावरण के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के सामने पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं। पहली बात तो आपको ये तो करना है एक्सप्लेन। इसके अलावा और भी पर्यावरण के मुद्दे पूछे हैं, तो और भी इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दे कौन से हैं, जैसे जैव विविधता है, आप ध्यान रखेंगे जैव विविधता है। जैव विविधता के बाद में आपसे और क्या क्या पर्यावरण का मुद्दा है, पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा देखेंगे हम, दूसरा मुद्दा क्या है पर्यावरण को लेकर, वन्य कटाई, वन्य कटाई। तीसरा है CFC गैसों का उत्सर्जन, CFC गैसों का उत्सर्जन। तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। तो ये वैश्विक मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, और इन वैश्विक मुद्दों को आप लोगों को ध्यान रखना ही, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये भूमंडलीय तापन है क्या, यानी विश्व का तापमान बढ़ रहा है। विश्व का तापमान कैसे बढ़ रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है। अब सूर्य से क्या है, सूर्य की किरणें निकलती है, अल्ट्रावाइट रेज निकलती है, और यहाँ पर है हमारी अर्थ। वैसे तो अर्थ जो है ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी है, और जो पृथ्वी है वह सूर्य से छोटी है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, आप ध्यान रखना। ये सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावाइट रेज है। हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई सारे गैसें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गैस अगर हम बात करें नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन है, और इसके बाद में फिर हमारी और भी मीथेन या और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। तो जो मीथेन हैगी, मीथेन गैस, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये दो गैसों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली जो भी ताप है वो हमारे देश में, हमारी दुनिया में प्रवेश करने देती है, और उसके बाद में जब दिन के समय में सूर्य चमकता है तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो किरण है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। सिर्फ कुछ ही % किरण जो है हमारी पृथ्वी के अंदर आती है, क्योंकि अगर ज़्यादा किरणें आएंगी तो उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होगी, और सूर्य से जो ज़्यादातर तापमान है, आपको पता है, आपने O3 के बारे में पढ़ा होगा। जब मैं आप लोगों को यूनिट पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी एनवायरनमेंट की, क्योंकि देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट वाला, ये हिस्ट्री में भी आपका, पॉलिटी में भी है, और ह्यूमन राइट्स में भी है। जिसने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं तो उसके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि तीनों समझ में, तीनों के लिए कॉमन है। O3 का मतलब ओजोन 3, ओजोन लेयर हमारी यही करती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अब रात के समय में जब सूर्य नहीं होता तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी अगर ये गैसें नहीं रहेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस है, ये क्या करती है, सूर्य की जो भी किरणें होती है उनकी गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है, वो गर्म गैसें कहलाती है। और ये जो गर्म गैसें हैं ये हमारे जो पूरे के पूरे वायुमंडल है इसको गर्म रखती है, नहीं तो रात को पूरी पृथ्वी जम जाएगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे जैव विविधता कैसे घट रहा है, वन्य समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है वनों की कटाई के कारण में, और CFC जो गैसें हैं वो कैसे उत्सर्जन हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एयर कंडीशंस वगैरह के थ्रू बढ़ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव हैंगे वो मृत हो गए, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और मरने की वजह से वो धरती में दफन हो गए। उनका जो ब्लड है या उनका जो भी शरीर का अवशेष है वो आज हमारे सामने पेट्रोल उन सब के थ्रू निकाला जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए आपको उपाय बताना है। तो पेट्रोल को हम कैसे बचाया जा सकते हैं, जीवाश्म ईंधन को कैसे बचाया जा सकते हैं, तो हमें नए जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको हमें यूज़ करना होगा। जैसे सौर ऊर्जा हमारे सामने है, ज्वारीय ऊर्जा, इसके अलावा हमारे सामने है सौर ऊर्जा के बाद में ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
है ना। तो ये सब कुछ ऊर्जा के नए नए स्रोत हैं, अगर हम इनको यूज़ करेंगे ज़्यादातर तो हमारी जो जीवाश्म ईंधन में आता क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारा इसके अंदर आता है कोयला, आता है इसके अंदर हमारा पेट्रोल आता है, इसके अंदर हमारी और भी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो जीवाश्म ईंधन के अंदर अंतर्गत होती है। तो इनके संरक्षण करने में हमारी तभी भूमिका होगी जब हम गैर परंपरागत जो नए स्रोत हैं हमारे, है ना, जैसे एटॉमिक एनर्जी है उसको बिजली बनाने में यूज़ किया जाता है ना, या फिर वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गरीबी क्या है और वैश्विक गरीबी और असमानता पे वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। तो ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल क्वेश्चन है। गरीबी क्या है, पहले तो आपको ये पुअरिटी क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद में गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के कारण गरीबी बढ़ रही है या वैश्वीकरण का इस पर क्या इम्पैक्ट है। तो हम तो सीधा बोलेंगे कि भैया वैश्वीकरण के कारण और ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि विकसित देश अपनी कंपनियों को विकासशील देशों में ले जा रही है, अल्प विकसित देशों में ले जा रही है, वहाँ पर विकास के नाम पर उनके संसाधनों का यूज़ कर कर उनसे पैसे कमाकर फिर अपने देश में लेकर आ रही है, और वो देश आज भी गरीब है, बल्कि इन देशों की स्थिति और मजबूत धीरे धीरे होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर हम बात करें, आज हम सबको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, लेकिन आज से 20 साल पहले बात करें तो अगर हम छोटे थे तो हमारे माता पिता भी मोबाइल फ़ोन बहुत कम यूज़ करते थे। बहुत कम यूज़ करने का मतलब तभी भी हमारी ज़िंदगी चलती थी, लेकिन आज के समय में हर एक कार्य के लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे पेमेंट के लिए, चाहे कुछ नया करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है मोबाइल के लिए। मोबाइल के बगैर हमारा जीवन जो है, लेकिन इसके बगैर भी हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से पहले चलता था। तो आज हम देखें विकसित देश इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आज करोड़ों रुपए कमा रही है, मोबाइल्स की कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है। तो गरीबी और असमानता किस तरीके से बढ़ रही है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी था और अब भी है, तो आप लोगों को ये भी करना है अच्छी तरीके से प्रिपेयर। और इसकी 2 वीडियो अब तक हमने अपलोड करी है, हालांकि और भी वीडियो आएगी, परंतु आप सभी का जो प्रेम मिला है मुझको उस पर बहुत ज़्यादा मिला है। अब तक एक वीडियो सो स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 में लगभग 7,000 से प्लस पे व्यूज़ आ चुकी है, और जो पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड हुआ है उसमें 3,000 से प्लस व्यूज़ आ चुकी है। एक बार आप उसको देख सकते हैं। हाल ही के दशक में कौन से ऐसे कारण हैं जो उसके लिए उदय के लिए जिम्मेदार हैं? तो आतंकवाद के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहले नंबर पर जिहाद आता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो अपनी बात को हिंसक रूप से मनवाना, या फिर अपनी भावनाओं को सरकार के रूप में बदल कर अपनी भावनाओं को जनता पे थोपना, ये भी है। तो कई सारे कारण हैं। जिहाद जिसमें से सबसे टॉप पर है, इस पर जिहाद ही आपको ज़्यादातर पढ़ना होगा। इसके अलावा अपनी राजनीतिक वैचारिक थोपने के लिए, दूसरा अपनी बात को हिंसात्मक रूप से प्रकट करने के लिए, तीसरा क्या है सरकार की जब भी नीतियाँ फ्लॉप होती है, जैसे पाकिस्तान में होती है, बांग्लादेश में होती है, तो उस जगह पर आतंकवाद बढ़ जाता है। तो सरकार की नीतियाँ फ्लॉप होने पर भी आतंकवाद का उदय होता है, जैसा कि अफगानिस्तान में भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों को शॉर्ट नोट जरूर अटेंड करने हैं। शॉर्ट नोट आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन में 20 में से आप लोगों को, मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बात बताता हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 20 में से आपको अच्छा लिखने पर 12 नंबर मिलते हैं। 100 में से आप लोगों को एक पेपर में एवरेज आपको 60 नंबर तक दिए जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो ये 12 ना होकर ये 14 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर आपके 70 नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट अटेंड करते हो, पहली बात तो शॉर्ट नोट है, कम लिखना होता है और इसमें टॉपिक्स लिखे होते हैं खाली, उसको कुछ भी लिख दो उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करता हुआ, बस उसमें आना चाहिए, वो आपको नंबर मिल जाता है। उसकी अच्छाई बुराई कुछ भी लिख दो। लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसी क्वेश्चन के संदर्भ में, अगर आपसे बुराइयां चुनौतियां पूछी है तो आपको चुनौतियां ही लिखनी है, अगर आपको उसके फायदे पूछे तो आपको फायदे ही लिखने हैं। तो सबसे बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरी बात, मार्क्स की बात करूं तो 10 में से 8 नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन के अंदर देखो ज़्यादा अच्छा लिखने पर आपको 14 मिल रहे थे, अगर 8 के दुगने कर दूं तो मैं 16, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और 2 नंबर बढ़ने का मतलब ग्रेजुएशन में 1-2 नंबर भी बहुत बहुत होते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए। पहला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट के बारे में पूछा गया है। आप सभी को मैंने जब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पढ़ाई थी, आपका फर्स्ट पार्टी है, आपको जो मैंने ये पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या था, आईटीओ।
सबसे पहले क्या था ITO, ITO से ठीक उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, उसके बाद में इसको बनाया गया गेट, गेट के बनाने के बाद में इसमें और परिवर्तन किया गया और इसे बनाया गया WTO। डिटेल वाइज मैंने वहाँ बात करी, आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं। और ITO के अंदर क्यों परिवर्तन किए गए थे ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वो समझ लो भी यहाँ पर कि जब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत 3 संस्थाएं बनाई जा रही थी, एक IMF बनाया जा रहा था, एक WB बनाया जा रहा था और एक ITO बनाया जा रहा था। तो उस समय ITO में कुछ कमियां थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम था उस समय इसका, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, अमेरिका की सीनेट ने इसको पास नहीं होने दिया था और यही रीज़न है कि इसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया था। इसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करके फिर इसको नया नाम दिया गया, गेट का नाम दिया गया। और गेट आगे चल के 1 जनवरी 1994-95 के लगभग से कब से किस रूप में कार्य कर रहा है, ये WTO के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, वो वीडियो आप लोग WTO की देख सकते हो या गेट की भी देख सकते हो, दोनों की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है। अगला है बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा देखी गई हमारी वीडियोज़ यही है पूरे यूट्यूब पर और आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हो। सबसे मोस्ट पॉपुलर में और बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है मुझे आपकी उन वीडियो के ऊपर। तो आई होप आप सबको उस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता मतलब जो वैसे 9th क्लास में भी साइंस में आप पढ़ते हो उसको, कि जैसे जो भी जीव है हर एक में अनुवांशिक कुछ भिन्नता पाई जाती है। अगर हम डॉग्स को ही देखें तो डॉग्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लैब्रा का होता है, कोई जर्मन शेपर्ड होता है, कोई अलग अलग प्रजातियाँ होती है। ऐसे ही बिल्लियों में भी, कुत्तों या और भी जानवर हैं उनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है, पेड़ पौधे में भी। वाटर पोल्यूशन क्या है, तो ये कॉमन चीज़ है, आपको बता दोगे आप। अगला है UN पीस कीपिंग फोर्स, तो इसके बारे में बताना है। ये वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं है, बट मैं होपफुली जल्दी आप सभी के लिए अपलोड करूँगा। अब नाउ यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी, और यहाँ पर जो बच्चे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे वो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर होपफुली वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, जैव विविधता, जल प्रदूषण, सुरक्षा बल, ये वाला आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत थी तो आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा सेना है, शांति सेना है, उसके बारे में बात हो रही है। तो नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात, तो अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये नंबर आप सभी के स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है। इसके अलावा वेरियस लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक और हमारा चैनल है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा नाउ यहाँ पर हम अगर देखें तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैल्यू मिली होगी, और आगे भी आप चाहते हो कि इस तरीके से आप लोगों को वीडियो मिले तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक चैनल, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आप सभी को वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।